नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते पहलू, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लियारी की सूरत हाल ने साबित कर दिया है कि इंसानी बस्तियां गुर्बत के साथ तो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन जुराइम के साथ हरगिज नहीं। चंद दहाइयां कबल हाजी लालू ने जो कांटे यहाँ पर बिछाए थे, वो अब गैरों के साथ साथ अपनों के भी चुभ रहे हैं। लियारी से दरबदर की गई वो कच्ची फैमिलीज तो याद होंगी ना, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये इल्जाम लगाया था कि अमन कमेटी को सियासी सरपरस्ती भी हासिल है और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ताउन भी, लेकिन इसे गैरों का प्रोपेगेंडा कहकर रद्द कर दिया गया। लेकिन इल्जामात और शिकायत की इस लाइन में कुछ अपने भी मौजूद हैं, जिनका कहना है कि उनके बच्चों के पास लियारी के गैंग्स में शमूलियत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अगर कोई बच्चा गैंग वॉर में शामिल होने की बजाय स्कूल या कॉलेज जाना चाहे तो या तो वो अगवा हो जाता है या फिर कत्ल। पहले हमारे बच्चे को लेके गया नौशाद बलोच का, वो हबीब जान ने काम के लिए बुलाया, फिर लोगों को देखा, बोला हबीब जान नौशाद को उठा के लेके गया। फिर उन लोगों के पास हम गया, बोला हम काम के लिए, बोला फिर हबीब जान के पास हम गया, हबीब जान बोलते हैं हमारे पास नहीं है। सारा दिन हमारे कमेटी में घूमते रहते थानेों में 3 दिन से, फिर तीसरे दिन ने उसको मार दिया, फेंक दिया। नौशाद बलोच को 4 बहनों का एक लौता भाई था, वो 3 साल के बच्चा था, उसको बाप का इंतकाल हुआ, हम काम करते उसको पाला, वो ऐसा जालिम था। इंसाफ है, गरीब को कोई साथ नहीं देते। बागबाने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। यानी 80 के दिहाई में जो आग हाजी लालू और बाबू डकैत ने लियारी और आसपास के इलाकों में सुलगाई थी, उसे भड़कता हुआ शोला बनाया अरशद पप्पू और रहमान डकैत ने। मंशियात फरोशी, जुए और सट्टे के अड्डों, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान से जब बेहिसाब आमदनी हुई तो हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू हिसाब किताब पर उतर आया। लेकिन जिसके हाथ में गन हो ना, वो गन वाले को नहीं बल्कि तोप वाले को हिसाब देता है। सो रहमान डकैत ने अपना रास्ता अलग कर लिया। रहमान हमारा अपना आपका बच्चा था, उसने बड़ा सा नाजायज कर ज्यादती किया, हमारे ही माला वो हमारे लिए नासूर बन गया। क्योंकि रहमान ने हमारे साथ ज्यादती किया, उसने मेरा मुजुर्ग को उठाया, अगवा किया, उससे 3 लाख रुपया दिया, इनायत नाम का था। उसके बाद यानी रहमान ने 14 दिन इनायत को मार दिया, तो मुझे फोन किया, बोला मैंने आपका मुजुर्ग को मार दिया, उसका लाश पड़ा उठा कर ले गया। फिर इधर से हमारा दुश्मनी शुरू हो गया। 2005 को जो है अरशद पप्पू के वाइफ का सरदार मामू भाईजान, हमारा साथी दुश्मनी था उनसे, हमें इतना मिली कि वो किसी जनाजे में आ रहे, तो हम लोग पहले वहाँ पर रोड पर बैठ गए थे, गरीब शाह रोड पर। तो जैसे ही आया हमने उस पर फायरिंग किया, अनवर भाईजान हलाक हो गया और जो इसका साथी जख्मी हो गया था, हम लोग मौके से फरार हो गए। क्यों उस पर फायरिंग करी? जो अरशद पप्पू के वाइफ का सगा मामू था और हम लोग का दुश्मनी था उसमें, तो कंप्लेन करता था खिलाफ, ये सारे लेटरे वही बेचता। जब तक दोनों साथ थे दूसरों के लिए वबाल बने रहे, लेकिन जो ही बीच में आई दुश्मनी की दीवार, शुरू हो गई गैंग वॉर। और इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ, ये किस्सा बाद में छेड़ेंगे। पहले बात हो जाए दोनों वार लॉर्ड्स के अंजाम की। और इस अंजाम का आगाज किया हाल ही में शहीद किए गए पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम ने। साल था 2009, जिसमें एक पुलिस मुकाबला हुआ और रहमान डकैत अपने साथियों समेत मारा गया। लियारी की बिसात के दूसरे किंग अरशद पप्पू की बारी आई 4 साल बाद, यानी 2013 में। उसे रास्ते से हटाने के लिए किसने कितना माल दिया और माल लेने वालों ने
उसे कहां से पकड़कर किसके हवाले किया, ये अब खबर नहीं रही। और खबर तो अब ये भी नहीं कि अरशद पप्पू को किसने मारा, मगर जिस बर्बरियत से मारा वो हमेशा याद रखा जाए। अरशद पप्पू और रहमान डकैत के बाद गैंग वॉर के मरकजी किरदार उजैर बलोच और नूर मोहम्मद और बाबा लाडला है। इन दोनों की मुजरिमाना बादशाही में दूसरों के साथ जो लूट मार और मार काट हुई वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये जो कुछ अपनों के साथ कर रहे हैं वो वाकई एक बहुत बड़ी और इबरतनाक खबर है। सबूत है वो दुखियारी बेवा जिसके इकलौते बेटे को गैंग वॉर का हिस्सा बनने से इनकार पर कत्ल किया गया। वो इस दुख से संभल भी ना पाई थी कि उसके भतीजे को उठा लिया गया। और ली मार्केट का 13 साला हम्माद कैसे गायब हुआ, ये किस्सा चाची के बजाय माँ और बाप से सुनते हैं। मेरा बच्चा स्कूल से आया, जैसे आम दिनों में जैसे आता था, कपड़े यूनिफॉर्म निकाल के वो खेलने के लिए गया। जैसे इसकी रोज की रूटीन थी नीचे खेलने की 5 बजे तक। फिर वो कोई बच्चा आया भागते भागते, मुझे ये बताया कि हमाद को स्कूटर वाले उठा के लेके गए। फिर हमने पूछताछ किया कि कौन था, तो बोला कि हमीन बुलैदे के लोग थे। फिर हम दूसरे ही दिन गए, फिर बोला हाँ 1 मिनट सबर करो। 1 दिन बाद फिर दूसरे दिन 2 दिन, फिर तीसरे दिन गए तो उसने बोला अभी मेरे हाथ में नहीं होगा, उजैर लेके गया बच्चे को। मुझे फोन आया अमीन बुलैदी का, तो अम्माद हमारे पास है, हम लोग ली मार्केट में बैठे हुए हैं। उन्हें नाम लेके बताया कि मैं हूँ, सरवर है, हमीद पठान है, फरहान है। तो मैं बोला भाई क्या चाहते हो, आखिर बोलो तो सही। तो बोले ये मैं बताते हैं आपको 1-2 दिन में। तो मैं बागदौड़ में लग गया। मैंने ये यूसुफ नाज को पकड़ा जो यहाँ का सदर है। तो मेरे को यूसुफ बलोच का नंबर दिया गया, तो मैंने उनसे रब्ता किया। मेरा बच्चा इनके पास है, मैंने बात कर लिया है, तुम ये समझ जाओ कि तेरा बच्चा मेरे घर में। अमीन बुलैदी का वापस फोन आया, बोले दिलीप भाई मेरे से तेरा लड़का सरवर ले गया और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपका लड़के को मैं लेके आपको दे दूंगा। तो इसके बाद जो है 2-3 दिन 4 दिन के बाद अमीन बुलैदी लाहौर से पकड़ा गया, जो सानिया नाज के साथ गया। हम्माद को गायब हुए कई माह हो चुके हैं। इस दौरान कई सियासी और समाजी शख्सियात को बीच में डाला गया, मगर कोई नतीजा नहीं निकल सका। और सबकी तरह पुलिस भी यही कहती है कि हम्माद को अमीन बुलैदी से सरवर नामी शख्स लेकर गया, जो उजैर बलोच के लिए काम करता है। उसको फोन किया, किसको? सरवर को के बच्चा, फिर उसने कहा बच्चा मेरे पास है, आप आओगे जब बात करेंगे। फिर हम लोग सोचे कारण थे, हम लोग सरवर से कुछ पूछ नहीं सकते थे। वालिद भी, उसके घर वाले भी आए थे, जो लेडीज हमारे पास थे, मलका माजिद खरीदा, उन्होंने कुरान कहा था कि अमीन हमारे पास था। और फोन से मेरा दलील सही बात हुआ कि मैं भी फोरकास्ट में हूँ, मेरे को पता नहीं बच्चा किसके पास, सरवर के पास है, मैं नहीं जानता हूँ। तो यूसुफ सरवर ये आपके मदई और मौजूद दोनों, हाँ सरवर और ये दोनों उसके रास्ते में थे। हाँ वो फोन करते जलील के और उसके यूसुफ सेंटर का आदमी था। अमीन बुलैदी भी बता रहा है कि लड़के को उठा के ले गए थे और वो आगे सरवर नाम का बंदा है गैंगवार में, वो उसको लेके धान के अपनी गाड़ी में उठा गए। फरहान बहुत अब्दुल फरहान वो भी गिरफ्तार नहीं हुए। अभी तक तो यही पता चल रहा है कि सरवर के पास है, सरवर से के पास से जो है ना आगे की मालूमात नहीं मिली। जब तक सरवर नहीं पकड़ा जाता उससे आगे की मालूमात नहीं मिल सकती। बेवा चाची को तो इसलिए सबर आ गया था कि वो मिट्टी की अमानत मिट्टी को सौंप चुकी, लेकिन हम्माद के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहां और किस हाल में। और जब सूरत हाल ये हो तो माँ बाप और बहन भाइयों का जीना मुश्किल हो जाता है। कोई झुंझलाता है,
कोई फरियाद करता है और कोई आंसू बहाता है। अब मेरे बच्चे को ये लोगों ने ले गया बलूचिस्तान या किधर मल्लीर ऐसे साइडों में ले गया। फिर मैं अपील करता हूँ सदर पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस से, कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं फोर्स का आदमी हूँ। जब मेरे साथ ये हो रहा है तो फोर्स क्या काम करेगा इस मुल्क के लिए? तो मेरे बच्चे ने क्या कसूर किया? मैं मेरा बच्चा दिलाया गया। मेरी अपील यही है कि अमीन बुलैदी को रेंजर्स के हवाले किया जाए, वो ही बता सकता है कि मेरा बच्चा कहाँ था। हम गए वहाँ सिंगुनल, फिर अमन कमेटियों में गए सर कि ईद है हमारा बच्चा हमें दे दो, ईद को भी नहीं दिया हमारा बच्चा। 4 महीने से यहाँ पर नहीं, बुखार हो जाए तो माँ कैसी होती है। हुकूमत से अपील करते हैं कुछ तो करके दिखाएं। 5 महीना गुजर गया, हमारा घर जैसा कब्रिस्तान बन गया। हमाद किसके पास है ये जानना पुलिस का काम है। हम तो ये जानते हैं कि लियारी गैंग वॉर से फायदा उठाने वालों की तादाद निहायत कम है, लेकिन कराची के कारोबारी इलाके और लियारी के लाखों शहरियों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। एक ऐसा नुकसान जिसे आने वाली नस्लों तक को बर्दाश्त करना होगा। और ये साबित हुआ इससे कि जुराइम के साथ इंसानी बस्तियां तरक्की नहीं कर सकती। तरक्की करने का रास्ता तालीम, मेहनत और कानून का ही रास्ता है। लियारी गैंग वॉर के खोखवार पहले चंद सौ थे और अब चंद हजार, लेकिन इन्होंने कराची के लाखों शहरियों को सिर्फ यरगमाल ही नहीं बनाया, बल्कि कराची की सनत, तिजारत और कारोबार को नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंचाया है। और अजीब बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद छोटे मोटे चीरे तो जरूर लगाए गए, लेकिन इस नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। हालांकि सब जानते हैं कि ये कोई हक़ो बातिल का मार्का नहीं, बल्कि लूट का बेतहाशा माल अकेले हड़प कर जाने की जंग है, जिस पर काबू पाना कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन क्या करें, जिनके हाथों में लगाम है उनमें से कुछ को वोट चाहिए और कुछ को नोट। लियारी में कब्जे की जंग आज भी जारी है। 2 टुकड़ों में बटे गैंगस्टर का तसादुम कम होने के बजाय मजीद तेज हो गया। गोलियों और रॉकेटों की 2 तरफा बारिश में जराइम पेशा हरीफों के साथ खवातीन और बच्चों समेत इलाके के वो आम लोग भी मारे जा रहे हैं जिनका जराइम या गैंग वॉर से कोई ताल्लुक नहीं। गुज़िश्ता 27 साल के दौरान सिंध पुलिस ने लियारी में जराइम के खात्मे के लिए 8 बड़े ऑपरेशन भी किए गए, जिनमें से सिर्फ 2 किसी हद तक कामयाब रहे। यहाँ पहला बड़ा ऑपरेशन दिसंबर 2003 में किया गया, जो मंशियात फरोशी और दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस इकबाल बलोच और बाबू डकैत के खिलाफ था। इस एक रोजा ऑपरेशन की सरबराही ASP बगदादी अली मोहसिन और बलोचिस्तान के मौजूदा DIG सरदार अब्दुल मजीद ने की, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि कई जराइम पेशा अफराद मारे गए। देखिए, पिछले अगर हम कम से कम 2 डेकेड को देखें तो लियारी के अंदर पुलिस ऑपरेशन ही होते रहे हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग हम वहाँ पे इनकलकेट करने में मेरे ख्याल से किसी हद तक कामयाब नहीं हुए। लियारी के अंदर काफ़ी, अगर आप इसकी हिस्ट्री लें तो बाबा लाडला, इनसे पहले रहमान डकैत, उससे पहले उसके वालिद और उससे पहले अरशद पप्पू, फिर उसका हाजी लालू उसका वालिद, ये डिफरेंट नाम आते रहे और डिफरेंट नाम जाते रहे, लेकिन जो प्रॉब्लम था वो वहीं पे परसिस्ट करता गया। इसको इनिशियली अगर हैंडल किया जाता शायद तो हालात आज ऐसे ना होते। माजी में भी लियारी 2 गिरोहों में तकसीम था। बड़े गिरोह की कमान बाबू डकैत के हाथ में थी और छोटे की हाजी लालू के पास। मगर साल 2000 में बाबू डकैत पर फालिज का हमला हुआ तो ताकत का तवाजुन हाजी लालू के हक में बदल गया। यहाँ तक बाबू डकैत के गिरोह में शामिल कई लोग हाजी लालू से आ मिले। उधर बिस्तर पर मफलूज हालत में लेटे बाबू डकैत को अंदाजा था कि अब उसे चूटी की तरह मारा जा सकता है।
लिहाजा उसने सीआईए अफसर को घर बुलवाया और गिरफ्तारी देकर जान बचा ली। वो खुद तो बच गया मगर इसके पीछे लियारी अगले 2 साल मैदान जंग बना रहा। इस दौरान दोनों ग्रुपों के लोग एक दूसरे को कत्ल और घरों को फूंकते रहे। पुलिस ने हाजी लालू को पहली बार 1996 में पाक कॉलोनी से गिरफ्तार किया, लेकिन आगे चलकर उसने अपने बेटे अरशद पप्पू की मदद से लियारी में कदम जमा लिए। साल 2002 में लियारी गैंग वॉर में एक बार फिर नया मोड़ आया। यहाँ पे पुलिस का एक्सेस इजीली पॉसिबल नहीं है। क्रिमिनल एलिमेंट रूफ टॉप पे बैठते हैं, पुलिस जाती है, उनको इंगेज करते हैं, पुलिस से फायर करते हैं। उसको काउंटर करने के लिए पुलिस फिर दूसरी बिल्डिंग पे चढ़ती है, उनको काउंटर करने की कोशिश करती है। पुलिस की फ्री एक्सेस वहाँ पे नहीं है। लियारी के अंदर कम से कम 30 से ज़्यादा रास्ते हैं जो लियारी के अंदर आते हैं। छोटे रास्ते भी हैं, पतले रास्ते भी हैं, नदी के अंदर कच्चे रास्ते भी हैं, बड़े रास्ते भी जिनमें बसें भी आती हैं, लोडिंग गाड़ियाँ भी आती हैं, लोगों के गोडाउन्स भी हैं। एक एक गाड़ी को चेक करना वहाँ पे पुलिस के लिए मुमकिन नहीं है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो अंदर अस्त्र भी लेके जाते हैं और ड्रग्स भी लेके जाते हैं। 2002 के बाद लियारी गैंग वॉर में मजीद शिद्दत आई। इस दौरान कई खानदान उजड़े और कई घरों को आग लगाई गई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पहले पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल को ऑपरेशन का टास्क दिया गया, मगर जल्द ही उसे वापस बुलाकर इंडस्ट्रियल क्राइम यूनिट की तश्कील और लियारी टास्क फोर्स के क़याम जैसे इक़दाम किए गए। ज़राए के मुताबिक सिर्फ एबीसीसी और एलटीएफ को लियारी में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। लियारी में दहशतगर्दी जोबन पे थी। एक ग्रुप था, अरशद पप्पू का ग्रुप था और एक रहमान ब्रिगेड का ग्रुप था। इनकी सख्त लड़ाई थी, आपस में एक दूसरों को मारते थे, बेगुनाह लोगों को मारते थे, अगवा करते थे। उसमें बहुत कामयाब लियारी टास्क फोर्स ने ऑपरेशन किया। लियारी टास्क फोर्स ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा जिनकी तादाद हज़ारों में है और कुछ 45-46 आदमी जिनके सरों की कीमतें मुकर्रर थीं वो इनकाउंटरों में भी मारे गए। लियारी क्या, एक ग्रुप लियारी में होता था और दूसरा ग्रुप जहानाबाद में होता था। अरशद पप्पू जहानाबाद से करता था, लेकिन उसके कमांडर मुल्ला सुल्तान, गफ़ार ज़िक्री ये लियारी में ऑपरेट करते थे। फिदा जोगी वगैरह ये सब वो लोग थे जिन पे हेड मनी थी। लियारी टास्क फोर्स के टाइम पे कोई करोड़ रुपए की हेड मनी के मुल्ज़मान लियारी से पकड़े गए थे या मारे गए थे। रहमान नकीद साल 2009 में पुलिस के हाथों मारा गया, जबकि अरशद पप्पू 17 मार्च 2013 को वहशियाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। गैंग वॉर के बानियों के बाद लोगों को अमन की उम्मीद थी, यानी जो टारगेटेड ऑपरेशन कराची को पुरअमन बनाने के लिए शुरू किया गया था, लियारी में वही फिसाद की जड़ साबित हुआ। इसकी इब्तिदा जफर बलोच के कत्ल से हुई, जिसके बाद उदैर बलोच और नूर मोहम्मद और बाबा लाडला के रास्ते अलग हो गए। उधर मुताल्लिका हुक्काम का मौक़िफ़ है कि जब तक लियारी के अवाम ताउन नहीं करते तब तक कुछ नहीं हो सकता। लियारी में आपने देखा पिछले महीने 2 महीने में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। वहाँ पे काफ़ी सारे इनकाउंटर्स हुए हैं लॉ इन्फोर्समेंट के और काफ़ी सारे लोग पकड़े गए और लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिमिनल्स जो किसी और शहरों में भाग गए थे, मरी में, लाहौर वगैरह में, वहाँ से भी इनको पकड़ के लाए और बहुत हद तक वहाँ पे पुलिस का आना जाना अब एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। लेकिन अभी जो एक आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए वो अचीव नहीं हुई है। लियारी गुज़िश्ता 28 साल से जराइम पेशा अफराद के नरगे में है। इस दौरान यहाँ 250 से ज़ायद जराइम पेशा अफराद मारे गए, जबकि 550 से ज़ायद को गिरफ्तार किया गया। मादी करीब का जायजा ले तो साल 2012 में 143 अफराद गैंग वॉर की नज़र हुए, जबकि 2013 में मारे गए अफराद की तादाद 175 रही। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुक्काम की जानिब से लियारी में जराइम की रोकथाम के हवाले से जो दावे सामने आए हैं, लियारी वाले इन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये टारगेटेड नहीं बल्कि सेलेक्टिव ऑपरेशन है, क्योंकि उनका हाल ख़राब और मुस्तकबिल बर्बाद करने वाले मरकजी किरदार अब भी आज़ाद हैं। GOFIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GOFIR में। जानना चाहते हैं कहाँ क्या जुर्म हुआ है तो देखते रहिए GOFIR।